कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता, विश्वविख्यात विचारक, जिनको सुनने के लिए यह जनसैलाब एकत्रित हुआ है, मेरे गुरु जनाब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब, और देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, सामरिक मामलों के जानकार, रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल RSN सिंह साहब का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ में जम्मू कश्मीर राज्य से यहां पधारे टीम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मजबूत स्तंभ, जो जम्मू कश्मीर में हमारी हर मुहिम को पूरी मुस्तैदी के साथ रखते हैं। मेरे युवा साथी, वो बड़े भाई की हैसियत में है, जनाब विशाल गुप्ता साहब का भी देवभूमि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और देश भर से यहां पधारे गणमान्य अतिथि, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, यह मंच अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछली बार जब गुरुजी 3 जनवरी 2022 को हल्द्वानी आए थे, तब हमारी 2 मुहिमें चल रही थी। टीम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के हर सदस्य ने हर मंचों से अपनी उन मुहिमों को पूरी ताकत के साथ रखा, मगर पिछली बार आदरणीय गुरुजी ने इस मंच से यह गुहार लगाई कि 26 दिसंबर को साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया जाए। मैंने सुना है जो सत्ता पर बैठते हैं उन्हें देवभूमि से थोड़ा विशेष लगाव है। बाबा केदारनाथ जी पर भी उनका अटूट विश्वास है और पहाड़ी बोलना भी उन्हें बहुत पसंद है। महज एक हफ्ते के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी 2022 को यह घोषणा की कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया जाए। एक और मुहिम जिसका उत्तराखंड साक्षी बना, पिछली बार गुरुजी ने इसी मंच से यह गुहार लगाई थी कि इंडिया गेट के सामने देखा होगा आपने, ये कैनोपी थी जिसमें कभी जॉर्ज पंजम का पुतला रहा करता था। गुरुजी ने यह गुहार लगाई कि वो खाली जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। तो भारत के प्रधानमंत्री के कानों तक ये बातें गई और उन्होंने महज 2 हफ्ते के अंदर 21 जनवरी 2022 को यह घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट के सामने लगेगी। उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग भी रहे। 8 सितंबर 2022 को मूर्ति इंडिया गेट पे लग चुकी है। उसी कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक झूठ, एक पाखंड जो पिछले 70 सालों से हमें भुट्टी की तरह पिलाया जा रहा है, अगर आप प्रामाणिक दस्तावेजों पर जाएं तो क्या कोई सज्जन यहां ऐसा बैठा है जो मुझे बता सकता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन सी तारीख को चुना गया? ये आप सब लोगों के सोए रहने की पराकाष्ठा है। आपका शत्रु आपसे 100 साल आगे की सोचता है। अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाना है तो आपको 1946 की उन 5 घटनाओं से वाकिफ होना पड़ेगा जो आपके देश में घटी, लेकिन ना तो आपसे उत्तर बताई गई और मुझसे भी छुपाई गई। इसकी पृष्ठभूमि 1940 में शुरू होती है। आप सब जानते हैं उस वक्त 2 पॉलिटिकल पार्टियां मुल्क में थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। 23 मार्च 1940 को
लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसे आप सभी लोग करारदाते पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान बनाने के पीछे की जो पृष्ठभूमि थी, उनके पीछे की जो मंशा थी, वो सिर्फ ये थी कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। ये मुसलमान कहा करते थे। तो हिंदू से सवाल पूछते थे कि पिछले 700-800 सालों से तो हम लोग सब साथ रह रहे थे, तो अब क्यों नहीं रह सकते? तो वहां से वो लोग जवाब देते थे कि हम तब हुक्मरान होकर रहते थे, अब जब आप लोगों की सरकार आएगी, क्योंकि हिंदू बहुमत में है, तो जब हिंदुओं की सरकार आएगी, संविधान जब हिंदुओं का आएगा, तो वो तो हिंदू बहुमूल्य होगा, तो आपके लोकतंत्र में हम नहीं रह सकते। आप हाकिम और हम महबूब नहीं रह सकते जी, हमें तो अलग देश चाहिए। तो 23 मार्च 1940 को यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि पाकिस्तान बनेगा, और ये कहते ही मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस पार्टी का विरोधी था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने उसकी साठगांठ कई नेताओं से थी, उसने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, इसके हाथों में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं है। इतनी बात कहते ही कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का दिल जीतने के लिए अपना अध्यक्ष एक मुसलमान को बना दिया। वो मुसलमान अध्यक्ष 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया। उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। कोई स्कूल में गया ना कोई कॉलेज में गया, लेकिन नाम रख लिया अपना मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसका जो असली नाम है, उसने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है, उसका असली नाम है मौलाना अबुल सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी कलाम आजाद। तो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का दिल जीतने के लिए अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक मुसलमान को बना दिया। यूं तो आमतौर पर पहले कांग्रेस पार्टी के चुनाव एक साल में हुआ करते थे। खुद गांधी जी 1924 से 1925 एक साल तक अध्यक्ष रहे, फिर दोबारा चुनाव होता था। अगर आप दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता था, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने। लेकिन खुल्ला एक लूट हुई, एक डकैती हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1940 से 1946 7 साल तक कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाए रखा। तो कांग्रेस पार्टी बोली कि देखिए, अब तो हमारा अध्यक्ष भी एक मुसलमान है, तो इस हिसाब से तो हम भी एक मुसलमान पार्टी हुए। तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात कही कि दीज आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, अर्थात ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफी अहमद किदवई, आसिफ अली, ये सब कुछ मुसलमान चेहरे हैं कांग्रेस में, लेकिन असली ताकत तो नेहरू और गांधी के हाथ में है। तो कांग्रेस पार्टी इस डिबेट को एक स्तर और ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा, देखिए हमारा मुसलमान अध्यक्ष मौलाना आजाद जो है, वो तो शेरवानी पहनता है, तुर्की टोपी लगाता है, और ये जिन्ना तो यूरोपियन सूट पहनता है, कौन बड़ा मुसलमान दिखता है। हमारा अध्यक्ष मौलाना आजाद तो अरबी बोलता है, ये कुरान कंठस्थ है, ये हाफिज है, और ये जिन्ना से तो उर्दू भी ठीक से नहीं बोली जाती। ये जिन्ना तो शराब पीता है, ये पोर्क खाता है, ये खंजीर बड़े शौक से खाता है। और एक समय ऐसा आया, और ये मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज हैं, जिन्ना ने कहा कि मुझे इस देश के हिंदुओं पर तरस आता है कि उनका भविष्य किन नेताओं के हाथ में है। अब चलते हैं 1946 की तरफ। जनवरी 1946 में 1585 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन थे। 492 सीट्स मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। स्कोर जानते हैं क्या रहा? 492 सीटों में से 429 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती। और जो चुनाव का नारा था उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो ये था कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान। और कांग्रेस पार्टी तो सेकुलरिज्म की बात कर रही थी।
492 मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटों में से 429 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती। मद्रास प्रेसिडेंसी में चली जाइए, मद्रास प्रेसिडेंसी में 22 मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटें थी। स्कोर जानते हैं क्या रहा? मुस्लिम लीग 22, कांग्रेस 0। बॉम्बे प्रेसिडेंसी चली जाइए, 28 मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटें थी, कांग्रेस पार्टी 0, मुस्लिम लीग 28। तो जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, एक हैदराबाद वाला जोकर भी है कि हमारे बाप दादा तो अपनी इच्छा से यहीं रुके, वो तो यूपी और बिहार के मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मांग करी। वो जरा इन रिकॉर्डों पर भी ध्यान दें। तो जनवरी में चुनाव हुआ, 429 सीटें, 90% से ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। तो गांधी और नेहरू को बड़ा धक्का लगा कि इस देश के मुसलमानों का वो दिल जीत नहीं पाए, और मौलाना आजाद से कहा अब आपका काम हो गया भाई, अब आप वापस आ जाओ। फिर आया मार्च 1946। मार्च 1946 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। फिर आया 20 अप्रैल 1946। 20 अप्रैल 1946 को यह तय किया गया कि 15 कांग्रेस की प्रदेश कमेटियां हैं। ये 15 कांग्रेस की प्रदेश कमेटियां अपना गुप्त मतदान करेंगी, और जिनको ये अपना गुप्त मतदान करके जिताएंगी वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी बनेगा और वो प्रधानमंत्री भी बनेगा। 27 अप्रैल को, एक हफ्ते बाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी, हार्डकोर कांग्रेसी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। 27 अप्रैल को चुनाव हुआ। 1 वोट पट्टाभी सीतारमैया को मिला, 2 वोट खुद आचार्य जे.बी. कृपलानी को मिले, और बचे 12 के 12 वोट लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले। इस पर तंज कसते हुए गुरुजी एक बात कहते हैं कि आजकल लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। तो ईवीएम तो 27 अप्रैल 1946 को हैक हुई थी, जब एक आदमी अपनी पार्टी के 15 वोट नहीं ला सका, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन एक झूठ, एक लूट, एक मक्कारी, एक पाखंड, एक डकैती आपके देश में खुल्लम खुल्ला हुई, जिनको आप अपना तथाकथित राष्ट्रपिता मानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा कि मेरी पहली पसंद तो नेहरू है, और यह कहा आचार्य जे.बी. कृपलानी से 2 बार चिट्ठियां भेजी कि सरदार पटेल से कहो अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस घटना का पूरा जिक्र उन्होंने अपनी किताब गांधी हिज लाइव्स एंड थॉट में किया है। पेज नंबर 248, 249, 250 सारे चाटुकारों के कपड़े उतारे हैं उन्होंने, जो उसके प्रत्यक्ष गवाह थे। फिर आया 14 अगस्त 1946। यूनाइटेड बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक नेता था, उसका नाम था हुसैन शहीद सोहरावर्दी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने 3 दिन तक पुलिस प्रशासन को छुट्टी दी, सरकारी छुट्टी की घोषणा करी और डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करी। इस काले अध्याय को आप सभी लोग कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जानते हैं। माए बहनें, बच्चे अपने घर वालों की लाश प्लेटफॉर्म में, नालों पे, पेड़ पे लटकी हुई देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि हमारा बच्चा कहां है। कलकत्ता के संग्रहालय में, लाइब्रेरी में सारी तस्वीरें अवेलेबल हैं, कुछ तस्वीरें इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। और फिर दिन आया 2 सितंबर 1946। ये डेट 1946 को यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और आस्था के चलते लॉर्ड वेवल द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली।
तो यह कहां लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ? माफ कीजिएगा, वो दौर भारत की आजादी का दौर नहीं था, बल्कि भारत के विभाजन का दौर था। ये ट्रांसफर ऑफ पावर के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद नहीं हुआ, बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। तो ये कौन सी आजादी हम मना रहे हैं? चलिए मान लीजिए, जो लोग, जो चाटुकार, जो झूठ आप लोगों से कहने आते हैं कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, पूरे प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, उनसे पूछिए कि 15 अगस्त को अगर देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वायसरॉय भारत सरकार का पहला गवर्नर जनरल क्यों बना? अगर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो 1949 तक हमारी इंडियन आर्मी का अध्यक्ष अंग्रेज क्यों था? अगर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो 1954 तक हमारी मर्चेंट नेवी का अध्यक्ष अंग्रेज क्यों था? अगर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो 1958 तक हमारी एयर फोर्स का एक अध्यक्ष अंग्रेज क्यों था? अगर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो 1958 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की मुखबरी क्यों कराई जाती थी? अगर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो 1968 1968 तक जो हमारी भारत का खुफिया तंत्र है, जिसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानते हैं, उसकी एक फाइल तैयार होती थी, वो ब्रिटिश को जाती थी, ब्रिटेन को जाती थी। अगर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट के सामने क्यों लगी थी? अगर 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो आज भी हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों हैं? ये सवाल तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, डॉक्यूमेंट्री के साथ अगर आप अपने जो आपको ज्ञान देने आते हैं उनसे पूछेंगे तो या तो वो सर दीवार पे मार लेंगे या दीवार सर पे मार लेंगे। खुद B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में यह बात लिखी है, पेज नंबर 252, कि इस देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ और जब तक एक भी मुसलमान इस देश में है यह बंटवारा इनकम्प्लीट है, अधूरा है। इसलिए अपने फैक्ट्स और फिगर्स को मजबूत रखिए। ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स मुझे मेरे गुरुजी से पता चलते हैं, ये सारी किताबें मुझे उनसे दी जाती हैं और मुझे सारे फैक्ट्स और फिगर्स वो बताते हैं जो सारे मैंने आप सबके सामने रखे। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने कभी स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए हैं, तो मेरा जवाब होगा जी हां, मैंने स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए हैं, उनके साथ खाना भी खाया है, उनके आशीर्वाद भी लिया है, उनके पैर भी छुए हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया है, उन्होंने मुझे भाषण दिलवाया है, उनका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है और वो हैं आधुनिक भारत के स्वामी विवेकानंद, मेरे गुरु श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। एक आखिरी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। महज एक हफ्ते बाद 26 दिसंबर है। पूरी ताकत के साथ, पूरे होशों के साथ, पूरे आवाज में दोनों वीर साहबजादों को श्रद्धांजलि दें। अपने घर के बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह की वीर गाथा सुनाएं, ताकि आपके देश में दोनों वीर साहबजादे जैसे पुरुषार्थी पैदा हो, चचा नेहरू जैसे चटकार पैदा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।